Okay, today we're going to start a new topic, and that today's topic, this memory allocation methods, is a long question. Keep that in mind, and it's an important question. So, what is memory allocation methods? ये क्या होते हैं, क्यों यूज़ होते हैं? Actually, कि जब भी एक प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए हमने फर्स्ट CPU प्रेजेंट करना है, तो हमें उस प्रोसेस को सेकेंडरी स्टोरेज से इनटू द मेन मेमोरी लोड करना होता है, और इस एक्टिविटी को हम बोलते हैं प्रोसेस लोडिंग. फिर ही मेमोरी से CPU उसे फेच करता है एंड एग्जीक्यूट करता है. ठीक है, लेकिन इससे रिवर्स एक्शन हमने इन द प्रीवियस लेक्चर डिस्कस किया, दैट वाज स्वैपिंग. कि एक प्रोसेस जो मेमोरी में लोडेड है, अगर उस पर CPU एग्जीक्यूशन नहीं हो रही या फॉर एनी अदर रीज़न, उसे मेन मेमोरी से स्वैप आउट करना, यानी वापस सेकेंडरी स्टोरेज में भेज देना, या फिर किसी प्रोसेस को जिसकी एग्जीक्यूशन रिक्वायर्ड है उस टाइम पे, उसको सेकेंडरी स्टोरेज से मेन मेमोरी में स्वैप इन करना. तो ये जो प्रोसेस है स्वैप इन और स्वैप आउट का, ओवरऑल इस प्रोसेस को, ओवरऑल इस इफेक्ट को हम बोलते हैं, इस एक्टिविटी को बोलते हैं स्वैपिंग. सो ये टू वे मेथड्स आपने अभी तक पढ़े कि एक तो होता है प्रोसेस लोडिंग, कि मेमोरी में लोड करना ताकि CPU उस पर एग्जीक्यूशन कर सके, दैट इज़ कॉल्ड प्रोसेस लोडिंग. और एक होता है स्वैपिंग, जो कि स्वैप इन भी हो सकता है, स्वैप आउट भी हो सकता है. ऑलराइट, अब ये जो मेमोरी एलोकेशन है, कि जब एक प्रोसेस को आप इनटू द मेमोरी लोड करते हो फ्रॉम द सेकेंडरी स्टोरेज ताकि उस पर एग्जीक्यूशन परफॉर्म हो सके, तो ये जो एलोकेशन है मेमोरी, और जाहिर है आप जब प्रोसेस को मेमोरी में फेच करते हो तो उसको कोई ना कोई मेमोरी एलोकेट करते हो. तो ये मेमोरी एलोकेशन जो है, इसकी 3 स्कीम्स हैं, यानी 3 मेथड्स हैं अकॉर्डिंग टू विच हम मेमोरी एलोकेशन परफॉर्म करते हैं. वो कौन कौन सी हैं? दैट इज़ सिंगल प्रोसेस एलोकेशन स्कीम, fixed partition allocation scheme and variable partition allocation scheme. That means first one क्या है? single process allocation scheme, या फिर इसे single absolute partition भी बोलते हैं. ठीक है, अब नाम से ही पता चल रहा है कि सिंगल प्रोसेस एलोकेशन, यानी एक ही प्रोसेस को मेमोरी एलोकेट की जाएगी, जो कि इसीलिए उसे सिंगल एब्सोल्यूट के एक ही है जो भी है. ठीक है, ओके. अब अगर फिगर को और से देखें तो एक मेन मेमोरी हमें शो की गई है, एंड एज़ यू नो कि मेन मेमोरी में 2 सेक्शंस होते हैं. एक होता है रिजर्व्ड पोर्शन, जो कि रिजर्व्ड होता है, यानी जिसे हम यूज़ नहीं कर सकते, वो प्री ऑक्यूपाइड होता है, और वो किसके लिए होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, OS के लिए. और जो रिमेनिंग पोर्शन होता है वो होता है यूज़र प्रोसेसेस को लोड करने के लिए, उनको स्टोर करने के लिए. ऑलराइट, अच्छा, अब ये होगी मेन मेमोरी. अब इसमें सिंगल प्रोसेस एलोकेशन स्कीम में, यहाँ पर इस केस में मेन मेमोरी के यूज़र एरिया में सिर्फ एक यूज़र प्रोसेस लोड किया जाएगा. ठीक है, वो बेशक 2K का हो, 100K का हो, 1 GB का हो, जितने का भी होगा, वो छोटा हो या बड़ा हो, आएगा एक ही एट अ टाइम. लेकिन अब अगर वो छोटा है, या अगर वो इतना नहीं है, इतना बड़ा प्रोसेस कि वो पूरे मेमोरी यूज़र स्पेस को ऑक्यूपाई कर सके, तो जाहिर है एक प्रोसेस लोड करने के बाद बाकी जितना भी मेमोरी एरिया है वो अनयूज्ड रह गया, वो वेस्ट हो गया, क्योंकि हम उसे यूज़ नहीं कर सकते. यहाँ पर ये एक जैसे आप कहते हैं ना कि सिंपल सिनेरियो है, या जहाँ मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोग्रामिंग नहीं हो रही, ये वो वाला केस है कि सिर्फ एक प्रोसेस आता है. अब यहाँ क्या हमारे पास ड्रॉबैक्स हैं कि मेमोरी यूटिलाइजेशन नहीं है, मल्टी प्रोग्रामिंग नहीं हो सकती, क्योंकि एक ही प्रोसेस लोड हो रहा है. सो दिस इज़ द केस, वो इस तरीके से परफॉर्म हो रहा होता है मेमोरी साइड पे. और इसकी बेस्ट एग्जांपल्स हैं MS DOS में कुछ इस तरह से ही मेमोरी मैनेज होती थी कि एक ही प्रोसेस आता था और बाकी एरिया जो है वो अनयूज्ड या वेस्टेड रहता था, जिसकी वजह से ओवरऑल प्रोसेस की फंक्शनैलिटी, ओवरऑल सिस्टम की फंक्शनैलिटी इतनी एफिशिएंट नहीं होती थी. नेक्स्ट इज़ मल्टीपल फिक्स्ड पार्टीशन एलोकेशन स्कीम. अब नाम से हमें पता चल रहा है, द नेम इज़ ऑल्सो सजेस्टिंग कि मल्टीपल मतलब बहुत सारे हमारे पास प्रोसेस होंगे, लेकिन फिक्स्ड पार्टीशन होगी. फिक्स्ड पार्टीशन मतलब जो मेमोरी एरिया एलोकेट होगा वो फिक्स्ड उसकी पार्टीशंस होंगी. ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम मेमोरी को देखें तो वो किस तरीके से है कि रिजर्व्ड एरिया के बाद जो पोर्शन है उसकी हमने पार्टीशंस बना दी. अब जो फर्स्ट पार्टीशन है वो 200K की है, ये फिक्स है, यानी ये वो साइज़ है पार्टीशन का, यानी मैंने सेक्शंस बना दिए हैं मेमोरी में, पार्टीशंस बना दिए या सेक्शंस बना दिए जो फिक्स हैं, वो चेंज नहीं होंगे, वो चाहे लोड टाइम हो, रन टाइम हो, वो सेम रहेंगे. पार्टीशन 1 200K, पार्टीशन 2 300K एंड पार्टीशन 3 400K. अब ये फिक्स है.
अब मुझे देखना ये है कि जो मैं प्रोसेस लोड कर रही हूँ वो इस पार्टीशन से छोटा हो, जाहिर है फिर इसके अंदर हम उसे स्टोर कर सकते हैं। सो ऐसा प्रोसेस जो इसके अंदर फिक्स इन हो सके वो मैंने लोड कर, वो इस पार्टीशन में आ गया। जो 300K से छोटा है वो इधर ऐड कर दिया, और जो 400K के विदिन आ सकता है वो मैंने प्रोसेस इधर इस पार्टीशन में लोड कर दिया। अब इस पार्टीशन में क्या है, अगर आप देखें तो प्रोसेस ए जो था वो जस्ट 150K का था, जो बाकी के 50K थे वो खाली रह गए। क्यों? क्योंकि वो खाली एरिया था। अब एक पार्टीशन में एक ही प्रोसेस लोड कर सकते हैं, तो एक प्रोसेस लोड होने के बाद जो बाकी एरिया है वो खाली है, वो वेस्ट है, वो अनयूज्ड है, वो नहीं ऑक्यूपाई हो सकता, वो नहीं यूटिलाइज हो सकता। ठीक है, तो इस तरह जो पार्टीशंस के अंदर गैप्स या होल्स हम इनको कहते हैं, ये बन जाते हैं। इनकी वजह से जो है हमारे पास, इनको हम बोलते हैं इंटरनल। अब ये इंटरनल क्यों है? क्योंकि ये पार्टीशन के अंदर है। मेमोरी में जो पार्टीशंस बनाए हैं, सेक्शंस बनाए हैं, ये उसके अंदर होल बना है। सो इसको हम बोलते हैं ये द अकरेंस ऑफ वेस्टेड स्पेस इन दिस वे, यानी इस तरीके से जो वेस्टेड स्पेस बन आती है विद इन अ पार्टीशन, उसको हम बोलते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। यानी इंटरनली पार्टीशंस के अंदर इस तरह के फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं छोटे छोटे मेमोरी स्पेस के, जो कि अनयूज्ड हैं, और इसलिए उनको बोलते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। ऑलराइट, नेक्स्ट, और ये जो मल्टी पार्टीशन स्कीम थी, दिस वाज द मल्टीपल फिक्स्ड पार्टीशन स्कीम थी। दिस वाज द फर्स्ट स्कीम जो कि मल्टी प्रोग्रामिंग, यानी जब इनिशियली सिंगल पार्टीशन से इवॉल्व हुए सिस्टम्स और थोड़ा थोड़ा मल्टी प्रोग्रामिंग की तरफ आने लगे, तो जो फर्स्ट स्कीम ऑफ़र की गई थी मेमोरी एलोकेशन स्कीम, वो मल्टीपल फिक्स्ड पार्टीशन स्कीम थी। ऑलराइट, इसके एडवांटेजेस ये हैं कि ये रिलेटिवली सिंपल है, और क्योंकि पार्टीशंस फिक्स कर दी हैं तो मेमोरी प्रोटेक्शन भी हो जाती है। लाइक मेमोरी, हर एक पार्टीशन में एक प्रोसेस आता है विच कैन नॉट इंटरफेयर विद द अदर वन, तो मेमोरी की जो प्रोटेक्शन मैकेनिज़्म है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव था इसकी वजह से। लेकिन अगेन डिसएडवांटेज ये है कि फ़िक्स्ड साइज़ की वजह से हो सकता है कोई ऐसा प्रोसेस है जो इतना बड़ा है, या इतना बड़ा है कि उसके साइज़ की कोई पार्टीशन ही अवेलेबल नहीं है, तो वो तो प्रोसेस कभी भी मेमोरी में लोड नहीं होगा, कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। सो दैट्स अ डिसएडवांटेज ऑफ मल्टीपल फिक्स्ड पार्टीशन। और सेकंड डिसएडवांटेज इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, जिसकी हमने अभी बात की कि पार्टीशंस के विद इन हमें वेस्टेड स्पेस अवेलेबल हो जाती है जो कि हम यूटिलाइज़ नहीं कर सकते एनीवे, तो जिस वजह से हम इसे हम कहते हैं कि ये इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हो जाती है, दैट्स अ डिसएडवांटेज। And the third one, the last scheme of this topic is multiple variable partition. पहले क्या था? multiple fixed, के multiple partitions तो थी लेकिन वो fixed थी। अब यहाँ पर multiple partitions हैं अगेन, लेकिन वो variable हैं, यानी different sizes की हैं। ये तो हमें नेम से पता चल गया। इसमें partitions तो हम allocate नहीं करते, ऐसा कोई सिनेरियो नहीं होता कि partitions बनती हैं मेमोरी। इसमें, इस केस में मल्टीपल वेरिएबल में हमारे पास एक प्रोसेस जब लोड होता है इनटू द मेमोरी, तब उस प्रोसेस की साइज़ के अकॉर्डिंग उसे मेमोरी एरिया एलोकेट किया जाता है। ठीक है, इसकी वजह से ज़ाहिर है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं होती, क्योंकि हमने फिक्स्ड पार्टीशंस बनाई ही नहीं। जब एक प्रोसेस आता है तो एग्जैक्ट उसके साइज़ का उस प्रोसेस को मेमोरी एलोकेट कर देते हैं, वो चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, जितना भी मेमोरी जितने भी स्पेस उसे रिक्वायर्ड है एग्जैक्ट उतनी ही स्पेस उसे मेमोरी में एलोकेट करते हैं और कंसेक्टिवली करते हैं। अब देखें प्रोसेस ए आया है तो नेक्स्ट अगर बी आता है या सी आता है तो उसे बिल्कुल उससे नेक्स्ट पोजीशन, उससे बिल्कुल उसके साथ ही हम उसे स्टोर करेंगे। उसके बाद बी के बाद सी, बिल्कुल उसके साथ ही कंसेक्टिवली हम उसे स्टोर करते जाएंगे। और फिर बाकी जितनी भी स्पेस अवेलेबल है दैट इज़ द एम्प्टी स्पेस, और उसमें कोई भी नया प्रोसेस लाइक अ न्यू प्रोसेस डी अगर लोड होना चाहता है तो उसे बिल्कुल सी के साथ कंसेक्टिवली जो अवेलेबल स्पेस है वहाँ स्टोर करेंगे। सेकेंडली, इसमें अगर एक प्रोसेस टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है, उसकी स्पेस फ्रीड हो जाती है, खाली हो जाती है, लाइक प्रोसेस बी अगर टर्मिनेट हो जाता है तो इसकी वजह से यहाँ एक होल बन जाएगा। ठीक है, इस तरह इसमें होल्स बनते रहते हैं विद इन द मेमोरी। अब विद इन द पार्टीशन नहीं है, रिमेंबर दैट, विद इन द मेमोरी होल्स बनते रहते हैं।
ठीक है, लाइक प्रोसेस बी एंड हो गया, प्रोसेस डी एंड हो गया, तो क्या होगा हमारे पास, ये होल बन गया और एक ये होल बन गया। अब क्योंकि ये होल्स जो हैं ओवरऑल मेमोरी के अंदर है, विद इन अ पार्टीशन नहीं है, क्योंकि पार्टीशंस तो हमने मल्टीपल वेरिएबल में बनाई ही नहीं, तो इसलिए इस तरह की इस फ्री स्पेस को, फ्री मेमोरी को, अनयूज्ड स्पेस को अब हम बोलते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, तो these could also be a difference or a short questions type of questions could be asked कि external fragmentation versus internal fragmentation, what are they? So you have to keep these terms in your mind. ठीक है, और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको इनकमिंग प्रोसेस लोड करना, अगेन यहाँ वही सीन है कि जब एक प्रोसेस को लोड करना है ऑपरेटिंग सिस्टम ने, तो उसने देखना है कि जितनी भी रिमेनिंग स्पेस है वो मेरे पास इतनी हो कि उसमें एक प्रोसेस लोड हो सके, या फिर जो होल्स हैं कोई एक होल ऐसा हो जिसमें वो इतना काफ़ी बड़ा हो कि उसमें जो प्रोसेस नहीं आ रहा वो लोड हो सके। ठीक है, अगर नहीं है तो जाहिर है द प्रोसेस कैन नॉट बी लोडेड। लेकिन इसमें भी अगेन फ्री स्पेसेस होती हैं और उनको हम बोलते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, जो होल्स क्रिएट होते हैं। ओके, अभी हमने पढ़ा कि हमारे पास मेमोरी में जब होल्स बन जाते हैं यानी फ्री स्पेसेस आ जाती हैं, लाइक यू कैन सी हियर कि प्रोसेस बी और प्रोसेस डी एंड हो गए, तो ये एक होल और ये एक होल क्रिएट हो गया। इस तरह एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को मिनिमाइज़ करने के लिए कोलेसिंग ऑफ होल्स की जाती है। कोलेसिंग ऑफ होल्स एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एडजेसेंट होल्स को इकट्ठा कर दिया जाता है, लाइक फॉर से कि अभी ये दोनों एंड हुए, लेकिन विद द टाइम बीइंग जब प्रोसेस सी ने अपनी प्रोसेसिंग कंप्लीट कर लेनी है तो कंसेक्टिव 3 होल्स क्रिएट हो गए हैं। ठीक है, कि एक ये होल है, एक ये होल है, एक ये होल है। ठीक है, अब कोलेसिंग ऑफ होल्स में इन तीनों को एक तरह से कंबाइन किया जाता है और मेन मेमोरी को इस तरह शो किया जाता है, लिंक्ड लिस्ट के थ्रू इनको कंबाइन किया जाता है कि हर एक के पास नेक्स्ट के स्टार्टिंग एड्रेस होता है हर एक होल के पास, और इस तरह इनको लिंक्ड लिस्ट के थ्रू इन एडजेसेंट होल्स को कनेक्ट किया जाता है, और कनेक्ट करने के बाद मेमोरी को एज अ होल बताया जाता है कि ये एक ओवरऑल एक फ्री स्पेस है। लेकिन हो क्या रहा है, एक्चुअली यहाँ 3 होल्स हैं। ठीक है, जो कि लिंक लिस्ट के थ्रू कनेक्ट कर दिए हैं, लेकिन ओवरऑल मेमोरी को व्यू ऐसा ही मिलता है कि देयर इज़ जस्ट अ फ्री स्पेस फ्रॉम हेयर टू देयर। ठीक है, ये टोटल एक फ्री स्पेस अवेलेबल है जहाँ पर कोई भी प्रोसेस स्टोर किया जा सकता है। ठीक है, क्यों कोलेसिंग की अलग-अलग ही क्यों नहीं, क्योंकि उतनी मेमोरी एरिया समझने डिवाइड हो गए थे कि अब नेक्स्ट जो आएगा वो या तो इस होल में आएगा या इस होल में या इस होल में। अब जब हम इन एडजेसेंट होल्स को एक तरह से कनेक्ट कर देते हैं तो हो सकता है एक प्रोसेस हो जो इन दो जो मेमोरी स्पेसेस हैं इन दो के जितना हो, इतना बड़ा हो कि वो यहाँ से यहाँ तक स्टोर हो। लाइक ये अगर 100K है तो और ये 50K है तो वो प्रोसेस जो है वो 150K का है, उसे एक एडजेसेंट यानी कंप्लीट एक इकट्ठी इतनी कंटिन्यूस स्पेस चाहिए। अब अगर ये पार्टीशंस ही थी या अलग-अलग ही होल्स थे तो हम उसको स्टोर नहीं कर सकते, मेमोरी कहेगी मेरे पास स्पेस ही नहीं है। लेकिन अगर हम उनको कोलेसिंग उनकी कर देते हैं तो फिर हम उस एक प्रोसेस को एक एडजेसेंट मेमोरी स्पेस एरिया, एक कंप्लीट मेमोरी एरिया दे सकते हैं उसकी स्टोरिंग के लिए जहाँ पर वो प्रोसेस लोड हो। तो अगर हमारे पास सो दिस वाज कोलेसिंग ऑफ होल्स कि होल्स अलग-अलग होते हैं, अगर उन एडजेसेंट होल्स को आप लिंक लिस्ट के थ्रू कनेक्ट कर दें, ओवरऑल व्यू दें कि वो एक ही होल है, तो वहाँ पर उस साइज़ का या इतना बड़ा प्रोसेस कि वो 3 होल्स की साइज़ का वो स्टोर हो सकता है। Alright, so this was the concept of memory allocation methods. I hope the overall topic is clear. Still, if there's any question, you can ask me, and do like the video if you like it, and do subscribe the channel. Thank you.